कैसे देख रहे हैं आप ईरान और इज़राइल के कन्फ्लिक्ट को? ये एक मजहबी तनाज़ा समझते हैं या एक आलमी जो है वो जियोपॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्ट है? हाउ डू यू थिंक? जंग में अक्सर मज़हब का सहारा लेते, तो दोनों तीनों तरफ से मज़हब का सहारा इसमें है। एंड गॉड इज़ नॉट फाइटिंग फॉर एनी ऑफ देम। गॉड डजंट फाइट द वॉर्स ऑफ मैन। इसराइल की पोजीशन ही इस इलाके में गैर कानूनी है, गैर इंसानी है। ये हरकतों की क्या जरूरत है? Why does Islam require such primitive methods of dealing with people's freedoms? ईरान पे अब आसानी से जो है वो अमेरिका कंट्रोल कर लेगा या उससे ईरान के अंदर एक यूनिटी प्रोड्यूस होगी? मेरे ख्याल से ये कोशिश कर रहे हैं कुर्दों को उसमें इन्वॉल्व करने की। कोई बईद नहीं है कि ये बलोच जो है ईरान में उनको भी तैयार कर लें कि आप बगावत कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी बलोच जो है वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ही है। ईरानी बलोच भी हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो बलोचिस्तान की एक बड़ी मूवमेंट बन सकती है। तो खुदा तो दोनों के जीतने वाले, लेकिन रैशनल और प्रोग्रेसिव थॉट वाले बंदे के लिए क्या उम्मीद देखते हैं इस जंग में आप? अगर ये फतेह इजराइल ले लेता है तो क्या आपको लगता है कि दूसरा टारगेट या जिस तरह से जो उनके जो अंदर ज़योनिज़्म है वो क्या चुप करके बैठ जाएगा? क्या इस पर का असर पाकिस्तान एंड देन बाकी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं होगा? चाइना और रशिया इस सारी जंग में क्या पोजीशन समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो अगर एक जो मेडिएशन की उम्मीद समझ ले या इस जंग को आगे जाके किसी पॉइंट पे कंक्लूड करने की थोड़ी बहुत अगर उम्मीद है, तो चाइना इंटरवीन किस तरह से करेगा? ये जंग आगे बढ़ जाएगी या? और अगर कोई मुल्क था अब जो उसके साथ जंग कर सकता था वो तो ईरान ही था ना। अरबों को तो उन्होंने खुदे लाइन लगा दिया हुआ है बड़ी देर का, 2 जंगों में उनको तबाह करके। तो कौन लड़ेगा? पाकिस्तान लड़ेगा फ़लस्तीनियों की जंग। हाउ डू सी देन द साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट का फिर उसके बाद जो हालात क्या देख रहे हैं आप? इज दिस अ ट्रिगर ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? इज दज्जाल कमिंग? ऐसा लगता है कि जो एस्कैटोलॉजिकल थ्योरीज, थियोलॉजियंस थ्योरीज जो हम सुनते हुए आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है ये सारी सच साबित होने जा रही है। अगर ये सच साबित होने वाले हैं तो इसका मतलब है कि इट्स द एंड ऑफ टाइम, ये अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो अगर हम ईरान के कन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करें कि वाकई में दज्जाल आने वाला है, क्या ये जंग जो है इस सारे ख़ित्ते को एक नए दलदल जो ये थ्योरीज बता रही हैं इसकी तरफ धकेलने वाली है? क्या ये जंग जो है वो एंड ऑफ टाइम की शुरुआत है? तो इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे। और क्या वाकई में अब जब सारी एस्कैटोलॉजिकल थ्योरीज सच साबित होने को हैं तो क्या हमें अमन के लिए कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हमारे पास इंसान को एक रैशनल और प्रोग्रेसिव लोगों के लिए कोई ऑप्शन इस जंग के बाद नहीं बचा जो कि इस दुनिया को एक नए राह की तरफ ले जाएं? तो इन सारी चीज़ों पे हम डॉक्टर इश्तियाक अहमद से बात करेंगे, वेल नोन हिस्टोरियन हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे देख रहे हैं आप ईरान और इज़राइल के कन्फ्लिक्ट को? ये एक मजहबी तनाज़ा समझते हैं या एक आलमी जो है वो जियोपॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्ट है? हाउ डू यू थिंक? बात यह है तो ये पॉलिटिकल, लेकिन एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को जस्टिफिकेशन ढूंढने के लिए आदमी जंग में अक्सर मज़हब का सहारा लेते, तो दोनों तीनों तरफ से मज़हब का सहारा इसमें है। And God is not fighting for any of them. God doesn't fight the wars of men. Simple as that. Belief आपका जो मर्जी हो, हकीकत तो यही है। तो ये इजराइल ने वो चाहता था बड़ी देर से कि ईरान पे हमला किया जाए, और कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस हद तक तैयार नहीं था। अब ये जो बदमाश है ट्रंप, इसके पीछे वो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट लॉबी जो है, इवेंजलिकल क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी है, तो वो इनको मिल गया अब इस जंग में हिस्सा लेने के लिए। ये दोनों की कंबाइंड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है, उसके खिलाफ ईरान की फोर्सेस के पास कोई चांस नहीं है कि वो इस किस्म की जंग जीत सके।
और ये जंग जो है ये तो हमें तो ये भी समझ आती है कि ईरान कम से कम वो जो है ओमान का जो मिनिस्टर है वो कहता था हम तो तैयार थे एग्रीमेंट के लिए, और ईरान भी तैयार था कि नहीं हम वी विल नॉट प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन फिर भी इन्होंने हमला कर दिया। तो इसमें एग्रेशन तो उधर की तरफ से ही है, और लगता है कि इजराइल की या बेंजामिन नेतन्याहू की जो ख्वाहिश थी 40 साल की वो एक तरह की पूरी होती नजर आ रही है। ईरान की गलतियां भी बहुत है हिस्टोरिकली। भाई तुम्हारा इजराइल के साथ डायरेक्ट ना बॉर्डर है ना कोई झगड़ा है, तुम एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन क्यों चाहते हो उनके साथ? अरबों की तो मुझे समझ आती है, यू हैव नो बॉर्डर विद देम। हाँ जी, लेकिन इन्होंने जो इनकी जो रेटरिक है वो कि हम ईरान को समुद्र में इजराइल को समुद्र में धकेल देंगे, ये है वो है, उसका वो दूसरी साइड फायदा उठा रही है कि ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट था, जब तक हम इसको खत्म ना करें तो इजराइल की एग्जिस्टेंस जो है वो बरकरार रहनी मुश्किल है। अच्छा सर, वो बात जो मैं आपसे कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि ईरान ने इनको रेटरिकली मतलब ये वो किया था, चैलेंज किया था, लेकिन ये बात तो फ़लस्तीन के मामले से शुरू होती है। तो फ़लस्तीन का मामला तो पहले अरबों ने उठाया, अरब जो एक नेशनलिज्म था 60-70s में उनके ईरान मतलब इजराइल अगेंस्ट था। फिर ये फ़लस्तीन वाले काज को ईरान कहता है कि मैं उसके काज के लिए लड़ता हूँ, तो वो क्या एक मजलूमियत का आप लड़ना चाहते हैं तो फिर उसका फिर यही है जो पहले अरबों को नहीं हराया उन्होंने 2 जंगों में, जबरदस्त जंगों में 67, 73 अरब लड़े तो थे ना। सीरिया लड़ा था, इजिप्ट लड़ा था, जॉर्डन भी लड़ा था, सऊदी अरेबिया ने बहुत पैसा दिया इन्हें। हाँ, वो दो दफा लड़के दे ट्राइड देयर बेस्ट। बल्कि 73 में इनिशियली चंद घंटों में तो इजिप्शियन आर्मी क्रॉस कर गई थी और वो इधर तल अवीव की तरफ चल भी पड़ी थी। फिर अमेरिका ने इंटरवीन किया और वो जंग का रुख बदल गया। और उसके बाद फिर इजराइल ने उन्हें मौका दे दिया और इसके पास आर्मामेंट और ये और वो इतना था कि उनको लगता है कि इसको हम जब तक खत्म नहीं करेंगे हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो इन थ्रेट एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो जिक्र वो करते हैं। मैं समझता हूँ इजराइल की इम्पोजिशन ही इस इलाके में गैर कानूनी है, गैर इंसानी है। ये शुरू से ये पोजीशन है इनकी। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने ये सारा कुछ किया है ना, जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है। लेकिन अब वो ये करते हैं तो कैन बी फाइट देम आउट? आई डोंट थिंक सो। अलबत्ता ईरान को मैं इस तरह भी ब्लेम नहीं करता। उनका एक कहना भी मैंने सुना है कि अगर ये 2 स्टेट सोल्यूशन मान ले तो हम इजराइल के खिलाफ जो है हमारा स्टैंड हम बदल सकते हैं। तो ये बेसिक गुंडागर्दी इजराइल की है और अमेरिका को अब डायरेक्टली उनका साथ दे रहे हैं, इतना फर्क है। अच्छा सर, वैसे अगर देखा जाए तो अब जो सूरत हाल है, आज मैं देख रहा था कि ट्रम्प जो है वो वाइट हाउस में बैठ के वो जो एक मजहबी कार्ड खेल रहा है, मतलब आप जिस ये तो वो आप देख रहे हैं कि क्या यूएसए के इस तरह की जो हम मॉडर्न एक रैशनल तरीके से जिसको एक वो हम इमेजिन करते हैं यूएसए जैसा बड़ा मुल्क, वहाँ पे आप बैठ के इस तरह की जो एक प्रेसिडेंट हरकत करता है, तो हाउ डू यू थिंक एज अ रैशनल, हाउ डू यू ऑब्जर्व? दिस इज एब्सोल्युटली ए कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पिरिट है सेक्युलर स्टेट की, उसकी पूरी वायलेशन है। और ट्रंप जो है ये तो जिस तरह मोदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश करने के पीछे पड़ा है, ट्रंप उधर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे पड़ा हुआ है। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, एक और बात है, ईरान ने चलो इन्होंने अपने लोगों को
इतना दबा के रखा हुआ था कि जरा सी इस बात पे वो एक लड़की पकड़ ली जिसके बाल वो क्या चद्दर चुदर नहीं थी, उसको मार दिया। ये हरकतों की क्या जरूरत है? वाई डज इस्लाम रिक्वायर सच प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ डीलिंग विद पीपल्स फ्रीडम्स? अब हम इस पे बात करते हैं सर। ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, अब उसकी शहादत हो चुकी है, तो उसके बाद उस शहादत के इस खित्ते पे आप क्या असरात देखते हैं, या जो ईरान इस सेल्फ जो वार है उस पर क्या असरात देखते हैं उस चीज़ के? क्या ईरान पे अब आसानी से जो है वो अमेरिका कंट्रोल कर लेगा, या उससे ईरान के अंदर एक यूनिटी प्रोड्यूस होगी? दोनों चीजें हो सकती हैं। जो उनके देखो, उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एक बड़ी मजबूत तंजीम है, उनकी बहुत बड़ी एक आर्मी है, और उनकी सीक्रेट सर्विसेज भी बड़ी वेल टू डू है। मोसाद जैसी नहीं है, लेकिन अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए दे आर वेरी गुड। हाँ जी। तो ये तो अब हमें 1 महीना देना चाहिए बिफोर वी कैन डिस्कस के क्या होगा। मेरे ख्याल से ये कोशिश कर रहे हैं कुर्दों को उसमें इन्वॉल्व करने की। कोई बईद नहीं है कि ये बलोच जो है ईरान में, उनको भी तैयार कर लें कि आप बगावत कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी बलोच जो है वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है ही है। ईरानी बलोच भी है, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो बलोचिस्तान की एक बड़ी मूवमेंट बन सकती है। इसके अलावा आजरी जो है, जिनकी आजरबाईजान में कुछ है, कुछ ईरान में है, उनका भी एक तनाज़ा है ये तेहरान की गवर्नमेंट के साथ। तो वी हैव टू सी कि क्या ईरानी ये अपना खुमैनी और मेन लीडरशिप के मारे जाने के बाद वो कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। सर मैं थोड़ा बैक से आपको जाऊंगा कि आप थोड़ी हमें अगर हिस्ट्री बताएं। जो जैसे आपने कहा ना कि इजराइल एक प्योर मतलब एक कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट है, नाजायज़ रियासत है, उसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो सब कॉन्टिनेंट, ये स्कीम सेकंड वर्ल्ड वार के फ़ौरन बाद आई थी, या ये जो पीछे कहते हैं कि यहाँ पे जो सेटलमेंट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, या ये पहले इनको सुना है कि बाहर जो नॉर्थ अमेरिका कोई रियासत बता रहे थे उनको वहाँ सेटल करना था, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट, ये किस तरह के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप? ये बैकग्राउंड तो बहुत है। वो जो इनका ज़ायनिज़्म का जो फाउंडर है थियोडोर हर्जल, और इन लोगों की जो सोच थी कि यूरोप के अंदर बार बार यहूदियों पे हमले होते हैं, तो इनको एक अपना मुल्क चाहिए। जब ये मुल्क चाहिए, इसके ऊपर युगांडा का जिक्र हुआ एक दफ़ा, अर्जेंटीना का हुआ, लेकिन फिर फॉर सम रीज़न ये फैसला हुआ कि क्योंकि जूडाइज़म का ताल्लुक ये फ़लस्तीन के इलाके से है, लिहाजा यहाँ पे ये स्टेट बननी चाहिए। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन है 1917 का, जिसमें एक जूइश होमलैंड का जिक्र हुआ। ये उस डिक्लेरेशन में ये नहीं था कि वहाँ पे जो अरब रहते हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये बाद में हुई है सियासत। उसकी वजह यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों को बहुत मारा गया, तो इतने रेफ्यूजीज थे, नो यूरोपियन कंट्री वाज विलिंग टू कीप देम। उन्होंने कहा इनको धकेलो वहाँ पे जहाँ पे ये फ़लस्तीन चाहते हैं। तो इस तरह करके ये फैसले हुए हैं कि गेट द जूज आउट ऑफ यूरोप। ये छुपाते हैं इजरायली भी, और ये वेस्टर्न जितने हैं नेटो वाले। एक्चुअली एंटी जूश, एंटी सेमाइट्स ने इसका फायदा उठाया कि जंग हुई है, अब इनको यहां से निकालो और फेंको मिडिल ईस्ट में। अब मुल्क तो गया बंद। होता क्या है कि इजराइल वेस्टर्न पावर्स का सबसे रिलायबल एलाई है। वो जो चाहे इसके जरिए करवा लेते हैं। तेल की जो सप्लाई है उसके लिए भी एक पुलिसमैन चाहिए, वो भी उनको ये सबसे ज्यादा रिलायबल लगता है। तो जिस तरह भी ये स्टेट बनी, इसको डिफीट करना नामुमकिन तो कभी नहीं कहना चाहिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक स्टेट जो सिर्फ जुल्म करे, लोगों को उनको बेघर करे, वो कभी कामयाब भी नहीं हो सकती। इजराइलियों को भी कहीं ना कहीं अपनी इस एरोगेंस को बदलना पड़ेगा।
वरना एक जंग आज नहीं तो 2 जनरेशन के बाद दोबारा हो जाएगी, अनटिल वन डे अरबों के पास और बाकियों के पास भी वही टेक्नोलॉजी आ जाए जो इनके पास है। जंग तो सारी टेक्नोलॉजी की हो रही है ना, कोई ईमान की जंग तो नहीं हो रही। ईमान तो दोनों तरफ, लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, हम जो कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, ये लैंड वाज प्रॉमिस्ड टू द ज्यूज, उनकी ये बिलीफ है। व्हाट कैन आई डू? तो सर जब हम वही बात कर रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये तो जंग दोनों तरफ से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों साइड पे जो रिलीजियस प्रेडिक्शंस हैं अगर उस पर इन्हिसार करते हैं तो दोनों साइड्स पे उनकी रिलीजियस प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच्ची साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन बात यह है कि इन प्रेडिक्शंस की अव्वल तो कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं है, ये लोगों का फोकलोर है, कुछ भी आप बिलीव कर लें। इसकी बुनियाद पे इंटरनेशनल लॉ नहीं बनी हुई, इसकी बुनियाद पे ह्यूमैनिटेरियन लॉ नहीं बनी हुई, इसकी बुनियाद पे यूएन चार्टर नहीं बेस्ड। उन सब चीज को ये खत्म करके ये चीजें हो सकती हैं ना, लेकिन हो रही हैं यार। मैंने भी एक वीडियो भी बनाया यही दुख का एक्सप्रेस करते हुए। मैं भी उतना ही शॉक्ड हूं यार। देखो, हर बंदा खुदा के नाम पे ये जंग लड़ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि एज अ रैशनल और प्रोग्रेसिव थॉट रखने वाला बंदा इस जंग में सबसे ज़्यादा सफ़र हो रहा है, क्योंकि अगर बात करें एक रिलीजियस थॉट वाले की तो वो तो दोनों साइड पे हो रहे हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सही हो रही है, और जो रिलीजियस थॉट दूसरी साइड पे भी कह रहे हैं हमारी जो है वो खुदाए जो है वो जीतने वाला है। तो खुदा तो दोनों के जीतने वाले हैं, लेकिन रैशनल और प्रोग्रेसिव थॉट वाले बंदे के लिए क्या उम्मीद देखते हैं इस जंग में आप? देखें, अगर ये ईरान में रिजीम चेंज आता है और वहां पे किसी तरीके से एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक रिजीम आ जाती है, तो उसके बाद ईरान के ऊपर हमले की बुनियाद जो है वो इजराइल के पास वैसे तो नहीं बनती। इफ ईरान इज नॉट थ्रेटनिंग इजराइल, लेकिन वहां पे फिर इजराइल पे जोर डाला जा सकता है कि अब फलस्तीनियों को उनकी स्टेट दें। लेकिन ये हम तब भी सोच रहे हैं कि अगर जस्टिस के हवाले से ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन यार दुनिया में जस्टिस आपने कहाँ देखा है? गरीब आदमी के साथ हर रोज इनजस्टिस नहीं होता। लेकिन सर वही जस्टिस को छोड़ के अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखेंगे तो जो अगर ये फतेह इजराइल ले लेता है तो क्या आपको लगता है कि दूसरा टारगेट या जिस तरह से जो उनके जो अंदर ज़योनिज़्म है वो क्या चुप करके बैठ जाएगा? क्या इस पर का असर पाकिस्तान एंड देन बाकी अरब और गल्फ कंट्रीज में नहीं होगा अंदर? यानी वन कांट ओवररूल इट, बट आई डोंट थिंक द इजरायलीज आर सो स्टूपिड। उनका मेन उस इलाके में अगर वो टेरिटरी कैप्चर कर ले, वो कर ले, अपनी स्टेट बना लें, तो पाकिस्तान के साथ इतनी दूर जंग करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान ने तो कभी थ्रेटन नहीं किया इसराइल को। बट यू नेवर नो यार, आई डोंट नो हाउ दे आर थिंकिंग। हम तो अकल की बुनियाद पे बात कर सकते हैं। हाँ जी। तो अच्छा, दूसरा सर जो रीजनली अगर हम बात करें कि चाइना और रशिया इस सारी जंग में क्या पोजीशन समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो अगर एक जो मेडिएशन की उम्मीद समझ ले या इस जंग को आगे जाके किसी पॉइंट पे कंक्लूड करने की थोड़ी बहुत अगर उम्मीद है, तो चाइना इंटरवीन किस तरह से करेगा? ये जंग आगे बढ़ जाएगी या वो कोई बात ये है, मैंने कई जंगें देख ली हैं। मैंने वो जंग भी देखी थी 67 की, 73 की। कोई नहीं चाहता कि किसी की जंग आप जाके लड़े, समझ गया? तो सोवियत यूनियन आर्म्स तो सारे वही देता रहा इनको, अरबों को। लेकिन जंग में अगर ये वो हार जाएं तो क्या हो सकता है? वो जंग करें अमेरिका के साथ, थर्ड वर्ल्ड वॉर, दे कांट अफोर्ड इट। ये महल चाइना की पोजीशन है। उन्होंने आर्म्स तो दिए हैं ईरान को, लेकिन यार उनकी टेक्नोलॉजी जो उनके पास है, ट्रेनिंग है, और वो ओपन सोसाइटीज है। हमारी सोसाइटीज कंट्रोल्ड हैं, उसमें यानी ओपन डिस्कशन करके
बात ये नहीं हो सकती कि यार इसराइल के साथ जो हमारा ये ऐलान है कि हम इसको खत्म कर देंगे, इसके लिए हम इसको वी आर विलिंग टू गिव इट अप इफ दे ग्रांट अ स्टेट टू द पैलेस्टीनियंस। मैंने अभी आज तक कभी ईरान का ये बयान नहीं सुना। हो सकता है मुझे गलतफहमी हो, लेकिन मैंने सुना नहीं कभी। तो ये बहाना मिल जाता है इसराइल को। और अगर कोई मुल्क था अब जो उसके साथ जंग कर सकता था, वो तो ईरान ही था ना। अरबों को तो उन्होंने खुडे लाइन लगा दिया हुआ है बड़ी देर का, 2 जंगों में उनको तबाह करके। तो कौन लड़ेगा? पाकिस्तान लड़ेगा फलस्तीनियों की जंग? डू यू थिंक सो? सर वही है कि पाकिस्तान की जिस तरह से हम अंदेशा बात कर रहे हैं कि इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक जो कंडीशन है, और दूसरी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू जैसे हम सोच रहे हैं अगर बलूचिस्तान असरअंदाज होता है किसी भी तरह से उस प्रॉक्सीज में, तो क्या ये जो पाकिस्तान के बलोच हैं वो क्या खामोश बैठेंगे? आपको क्या लगता है? मैं कह रहा हूं कि अगर वहां से बलूचिस्तान ईरान से मूवमेंट शुरू होती है तो पाकिस्तान में तो पहले ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान कर दिया हुआ है। एक नया सिनारियो बन सकता है। यू सी 2008 में एक मैप छपा था, ही ड्राइंग द मैप ऑफ द मिडल ईस्ट, एक अमेरिकन कर्नल का। उसमें बलूचिस्तान और ये जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान से अलग हो चुके थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को उन्होंने अफगानिस्तान को दे दिया था और बलूचिस्तान ईरान का और ये मिलके एक थे, और वहां पे कुर्दिस्तान उन्होंने बनाया था। समझ गए आप? जब ये हुआ था तो बहुत शोर मचा था, मैंने भी उसमें बहुत जिक्र किया था। फिर अमेरिका के वो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये एक प्राइवेट आदमी की ओपिनियन है, इट्स नॉट द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। लेकिन लगता है कि ये एक सिनारियो उनके जेन में है कि एथनिक स्टेट्स बनाई जाए। अब उन्होंने बता रहे हैं, अब पता लग रहा है, मैं सुन रहा हूं कि ये कुर्दों को दे आर वेरी क्लोज टू द अमेरिकन, और सीआईए उन पे पूरा काम करती रही है बड़ी देर से। तो हो सकता है उनको इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखना है कि ईरान के अंदर लोग अपनी रिजीम के साथ कितने हैं। देखो, एक डिक्टेटरशिप में जब तक चैलेंज पूरा ना हो पता नहीं लगता, क्योंकि दूसरे को आप इतना दबा के रखते हैं कि वो सर उठा नहीं सकता। एक ओपन सोसाइटी में ये फायदा उनको होता है कि पता लगता रहता है अवाम क्या सोच रहे हैं, उसके मुताबिक पॉलिसीज ये वो बनती रहती हैं। ईरान की लीडरशिप ने पॉलिसीज अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक बताई है, लेकिन ये नहीं देखा कि क्या अवाम इस 7वीं सदी के फ्रेमवर्क को ही मानते हैं या उनके कोई और भी ख्वाहिशात है। पाकिस्तान का जो आप देख रहे हैं, जो हम अभी डिप्लोमेटिकली इस जंग में डील कर रहे हैं, हाउ डू यू सी इट? उन्होंने तो यही कहा है कि हमने फोन किया ईरान को कि देखें आप सऊदी अरेबिया पे हमला ना करें, हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट। ये दुबई शुबई पे अटैक नहीं था करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इजाजत दी थी अमेरिकन को वहां की बेसिस से वो हमला ईरान पे करे। तो इन्होंने क्यों अटैक कर दिया उन्हें यार? तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये खलेजी ममालिक को जंग में लाने की प्लानिंग ईरान की है या वह इजराइल की है? क्योंकि जो टक्कर कार्लसन का भी बयान आया था कि वो उसमें कुछ मुसाद के एजेंट्स भी पकड़े गए थे वहां पे, तो ये प्लानिंग इजराइल की भी हो सकती है। वो 1-2 एजेंट्स की बात भी है, वो जरूर होगा बेशक, लेकिन हमले जो हुए हैं जिनके बम गिरे हैं वो तो ईरान से ही है ना। ईरान इज नॉट डिनाइंग दैट, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर ने फोन करके ये कहा है कि हमारी जंग आपसे नहीं है, हम जहाँ पे अमेरिकन जिस होटल्स में रहते हैं उनकी बेसेस है वहां पे हम हमला कर रहे हैं। लेकिन काउंटर आर्गुमेंट ये है कि इन सारे मुल्कों ने अमेरिका को कह दिया था कि इस जंग के अंदर यू कांट यूज दीज बेसिस टू अटैक ईरान। मेरे ख्याल से ये ईरान का गलत फैसला था। अच्छा सर, फिर अगर हम ये सारी जो जंग है इसको अगर हम इस खित्ते के हवाले से जो न्यू रिकॉलोनियल सेटिंग है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अब वाकई में जो एक सिविलाइजेशन स्टेट्स या एथनिक स्टेट को रिवाइव करने का प्लान है, तो हाउ डू सी देन द साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट का फिर उसके बाद जो हालात क्या देख रहे हैं आप? वेल, वी आर इन फॉर अ वेरी हार्ड टाइम यार।
इस इलाके में पहले ही मसाइल इतने हैं, पाकिस्तान के मसाइल मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हाँ जी, अफगानिस्तान का बुरा हाल है, हिंदुस्तान के अंदर भी उनकी हुकूमत ने, ये मोदी ने जाके नेतन्याहू को गले लगा लिया। मैं समझता हूँ ये पूरी इंडियन जो फलसफा है एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट, उसके खिलाफ है। तो जब दुनिया के अंदर इस किस्म के सियासतदान हो, कोई स्टेट्समैन ना हो, मौका प्रस्ती आम हो जाए, तो तुम्हारे जैसे मेरे जैसे जो थोड़ी लॉ जानते हैं, थोड़ी ह्यूमन राइट्स की बात जानते हैं, हमारी क्या वक़्त है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम सर स्टेबिलिटी की बात करें इस सारे खित्ते में, तो ये जंग जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि इज दिस अ ट्रिगर ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? वो फिलहाल तो इट्स अ केस ऑफ वर्ल्ड डिसऑर्डर। ये ऑर्डर कब बनेगा, कैसे बनेगा, वी डोंट नो। नाउ इट इज अ वर्ल्ड डिसऑर्डर जो प्रैक्टिस हो रहा है। कोई ये ऑर्डर नहीं है, ये तो डिसऑर्डर है, जंगें हो रही हैं। और जिस तरह से अब इस जंग में जो अमेरिका डिवाइड नज़र आ रहा है, कांग्रेस को जब ब्रीफिंग दी गई तो उसमें कांग्रेस ने फुल ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और अंदर से भी क्या आपको लगता है कि यूएस से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ईरान के सिम्पथी या इवन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जंग को बंद कराने के लिए कोई आवाज़ें उठेंगी? नहीं, आवाज़ें तो हैं, सिर्फ 25% लोग कहते हैं ट्रंप की इस जंग के हक में है। कुछ कहते हैं 59% आर अगेंस्ट इट। Anyhow, whatever the number, the majority of Americans are not in favor of this war. लेकिन ये पहले भी हो चुका है यार, वियतनाम जंग के दौरान भी पब्लिक ओपिनियन शुरू में पता नहीं, बाद में तो खिलाफ थी, लेकिन ये जंग करते रहे। और मतलब हाँ, जनरली जैसे हम बात करें ना सर, इन अ वेरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के इज दज्जाल कमिंग? नहीं, I don't believe in the Jadal theory and all. I don't think that makes any sense. ये हर एक अपना दज्जाल ढूंढ लेता है। This is all not for me. I am too rational to believe in any of these. तो आपके ख्याल में ये सारे फिक्शनल स्टोरीज हैं जो कि किसी भी मकसद को, सारे बच्चों की छोटे छोटे कस्बों की उन लोगों की बातें हैं यार, इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। ये पहले भी दज्जाल कई दफा आ चुके हैं और कई दफा चले गए हैं। ये कोई पहली दफा इसका जिक्र नहीं हो रहा, बार बार हुआ है। जीसस के मरने के बाद यही ख्याल था कि जीसस इज कमिंग बैक एनी टाइम। जो 12वें इमाम है, शिया के इमाम जो हैं, जो गए उस समारा की केव में, तो वहां पे शियाओं ने जाके बाहर खड़े हो गए कि हमारा इमाम किसी दिन भी आ सकता है। तो 1300 साल हो गए अभी तक इमाम वापस नहीं आया, और जब इमाम ने वापस आना है तो फिर दुनिया में छा जाना है। ये people want to believe this. I have nothing against it, but I'm saying the evidence shows that these are just beliefs. दज्जाल, ये वो सब बातें हैं, they are just stories. उधर उन्होंने बनाई हुई है, क्या कहते हैं, एर्मेटागॉन या कुछ इस किस्म की बातें हैं। जी सर, एर्मेटागॉन। Everybody has this, इसे कहते हैं eschatology, the end of time. So these are eschatological theological positions. I know that ये human beings have evolved over billions of years, and it's possible कई बिलियन साल तक ये दुनिया चलती रहे। हाँ, अगर हम एटम बम इस्तेमाल कर दें तो फिर एंड ऑफ टाइम हो सकता है। I don't believe in any of these religious predictions. यहूदियों की हो, क्रिश्चियंस की हो, मुसलमानों की हो, हिंदुओं की हो, they mean nothing. क्योंकि ये बार बार हो चुका है ना, बार बार हो चुका है। सर वही बात है ना, जैसे हम मैं मतलब रिपीट कर रहे हैं कि एस्कोटोलॉजिकल थ्योरीज में हम दुनिया के अमन जो है वो क्यों ढूंढ रहे हैं, या सॉल्यूशन क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दोनों को वही बात आपकी है ना, ये बात करने वाली है। इसीलिए मैंने ये आर्ग्यू किया और मैंने एक वीडियो बनाई है कि यार बाकी ये हमारे लेफ्टिस्ट भी तो इसमें फंस गए हैं ना। वी शुड पुट दिस असाइड, थिंक अबाउट दिस वॉर एज a war of technology, strategy, tactics. जिसके पास ज्यादा बेहतर होंगी वो इस जंग को अपने हक में ले लेगा।
कुछ गुड लक बैड लक भी होती है, थ्रू आउट हिस्ट्री में ये होता रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ टाइम। कोई दजाल नहीं आ रहा, हमें इस दुनिया को फिर वो क्या कहते हैं इस ब्लीडिंग वर्ल्ड को फिर हील करने की बातें करनी चाहिए। वी शुड ऑल कम टुगेदर अगेंस्ट वॉर एंड वी शुड प्रेशर इजराइल टू ग्रांट द पैलेस्टीनियंस द स्टेट, ताकि यहाँ पे अमन हमेशा के लिए हो जाए। ना ईरान के पास कोई आर्गुमेंट रहे इजराइल को अटैक करने की, ना इजराइल के पास कोई जस्टिफिकेशन हो अगर सब लोग उसकी एग्जिस्टेंस को मान लें। सर आपके पास एक ये कोई है पॉसिबिलिटी कि इस कोई बीच कोई बंदा आ जाए इस सारे जज्बात के बहाव में और कोई रैशनल की बात करे, और इस तरह की जो हम बात कर रहे हैं कि सोल्यूशन है लेट देम एवरीवन लिव विद अ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, एंड जो हम बात कर रहे हैं किसी को नहीं मानते यार ये जंग करने वाले। अमेरिकन एक प्रोफेसर है जेफरी सैक्स, उसको आप सुन ले, ही इज अ ज्यू, वैसे अमेरिकन ज्यू, वो बहुत इजराइल के और अमेरिकन जंग के खिलाफ है। इधर पाकिस्तान में से मैं भी हूँ, आप भी हैं, कुछ और लोगों को हमें कभी ये पूछते हैं वो तो हमें जो हमें पूछते क्या है, हमें जो ये कहते हैं आपको तो पता है। वही ना, तो फिर क्या किया जाए, व्हाट कैन वी डू? हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे संबंध में यूं होना चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए, और ये इस किस्म का जंग का माहौल जो है इसको वाइंड अप करना चाहिए। So much sir for your time. ऑल Thank द you, sir. बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।